हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका टाइम टेबल है स्टडी का डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट के इंग्लिश पेडागोगी की बात करेंगे और जो क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नहीं टॉप 30 प्रश्न होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर से और प्रैक्टिस जो सेट है उनसे संबंधित 30 प्रश्न लिए गए हैं। और ये क्लास 2 है। ये क्लास 2 इस चीज़ का है कि प्रीवियस और प्रैक्टिस सेट का है। इसके पहले जैसे कि गद्यांश और पद्यांश के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे कि 2021-2022 में जो प्रश्न आए हुए हैं वो शिफ्ट वाइज पूरी तरह से हल करवाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेक करें चैनल पर, आपको वीडियो जब मिल जाएंगी। कम समय में ज़्यादा प्रश्न और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे प्रश्नों की व्याख्या भी की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और आपका स्कोर आज की क्लास इन टॉप 30 प्रश्नों में से कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और पहली बार वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। शुरू करते हैं, क्या है प्रश्न और प्रश्नों की बातें। गद्यांश पद्यांश में ये होता है कि अधिकतर जैसे कि पेपर 1 पेपर 2 की बात कर ली जाए तो जो पेपर 1 के प्रश्न होते हैं पेडागॉजी के ही जो है प्रश्न वो थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उन्हें क्वेश्चन और डायरेक्ट जो थियोरी से संबंधित प्रश्न होते हैं। लेकिन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस पे अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो वो पेपर 1 में ही आता है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का जो है दोनों पे बेस्ड है ये क्लास। और जो प्रश्न आप देखेंगे वो खुद आप देख के समझ पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न फर्स्ट में आते हैं, पेपर फर्स्ट में इंग्लिश के और पेपर 2 में इंग्लिश के। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। कह रहा है कि जो मदर टंग यानी कि अपनी भाषा, अपने जो मातृभाषा बोली जा रही जो बच्चा बोल रहा है वो मल्टीलिंगुअलिज्म में बेस्ड होती है। क्यों ऐसा कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। स्टोरिंग वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग, यानी कि जो स्कूल है, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, जो भाषा यूज की जा रही है वो मदर टंग है। एंड मूव ऑन टू एड मैनी लैंग्वेज, और उसके बाद आप जैसे कि जब क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ पे मदर टंग का यूज़ कर रहे हैं और मदर टंग के हेल्प से आप एक से अधिक लैंग्वेज सीख रहे हैं और उसको जोड़ते जा रहे हैं, अपनी भाषा के प्रवाह को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव आंसर रहा, ऑप्शन रहा। आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन बढ़िया होगा। जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही चूज़ करना है। वैसे जो है चारों ऑप्शन अधिकतर पेडागॉजी में सही होते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है उसी को आपको चूज़ करना रहता है। ये बात रही। दूसरा कि स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग, यानी कि मदर स्कूल जो स्टार्ट करेंगे वो मदर टंग में स्टार्ट करेंगे। एंड मूव ऑन टू इंग्लिश एज द मीडियम, और मीडियम लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश पर, सिर्फ इंग्लिश जो हमारा मन होगा, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा, जिस भाषा को हम जानना पसंद करेंगे उस भाषा में जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हम इंग्लिश में ही जाएँ। लर्निंग इन मदर टंग, हाँ मदर टंग मीडियम एंड लर्निंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, यानी कि मीडियम में जो है आपका मध्य में मदर टंग को रखेंगे और इंग्लिश को। ऐसा कोई बात नहीं है, मदर टंग की बात हो रही है और वो भी मल्टी लैंग्वेज में। लर्निंग एज मेनी लैंग्वेजेज एज पॉसिबल ड्यूरिंग द प्राइमरी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कह रहा है कि प्राइमरी ईयर में जितना हो सकता है उतनी हम लैंग्वेज को सीखेंगे। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही आप पे दबाव है। बच्चा जिस प्रकार से चाहता है वो चीज़ों को सीख सकता है, कर सकता है। जैसे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासेस हैं और शिक्षा भी है, तो ये बात रहती है। अब मदर टंग मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है कि मदर टंग में आप पहले स्कूलिंग करें, उसके बाद उसके माध्यम से कई भाषाओं को सीखें। जैसे कि आप अपनी मातृभाषा के बाद इंग्लिश स्पीकिंग अदर जो है लैंग्वेज सीखते हैं। पहला आंसर बिल्कुल सही हो गया और यही बेहतर आंसर है। अ टीचर ऑफ क्लास 5 में कोई टीचर है, पढ़ाते हैं जो कंडक्ट डिक्टेशन, तो डिक्टेशन आप जानते हैं, डिक्टेशन एक्टिविटी विथ 5 सेंटेंस दे के वो डिक्टेशन करते हैं। सी रीड आउट द सेंटेंस, ठीक है, और वो क्या करती हैं, सेंटेंस को पढ़ती हैं। व्हाट अप्रोच टू लिसन डज द टीचर वांट टू अडॉप्ट हियर, कह रहा है कि वो बच्चों को ये सेंटेंस सुनाकर क्या अप्रोच करना चाहते हैं, इसका क्या उपागम है। टॉप डाउन अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच और डिक्टेशन अप्रोच। दो के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर है वो बॉटम अप जो है अप्रोच है। वो पहले तो उन्होंने लिखवाया भी है, उसके बाद 5 सेंटेंस को उन्होंने रीड आउट भी करवाया है बच्चों से और ख़ुद भी किया है।
तो ये क्या है, बॉटम अप, यानी कि वो उपागम ऐसा उपागम है बच्चे को पूरी तरह से उस चीज़ में इन्वॉल्व कर देना ताकि बच्चे को अस्थायी रूप से अधिगम हो सके। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अ टीचर गिव 10 वर्ड्स, यानी कि वो 10 वर्ड्स देते हैं टू डिफरेंट ग्रुप इन हर क्लास, अलग अलग ग्रुप में 10 वर्ड देती हैं या देते हैं। देम टू फाइंड वर्ड विच कैन बी ग्रैंड द वर्ड एंड कैन हैव प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स प्रत्यय और उपसर्ग की बात हो रही है, को पहचानने के लिए वो वर्ड देते हैं 10 और उसमें कहते हैं इसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ के नया वर्ड बनाइए। टू मेक अ न्यू वर्ड, ठीक है, नया वर्ड बनाइए। व्हाट इज़ दिस नोन एज, इसे क्या कहते हैं, अब इस उपागम को क्या कहेंगे, इस थ्योरी को क्या कहेंगे जो टीचर इसमें यूज कर रहे हैं, इस विधि को क्या कहेंगे। वर्ड वेब, थेमेटिकल वोकैबुलरी, कोलोकेशन, वर्ड चंक्स। तीसरे की सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसको कोलोकेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ग्रुप में बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं और क्लास में 10 वर्ड दिया जा रहा है, बच्चे को हर प्रत्येक बच्चे को उसमें नए वाक्य प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़कर बनाने हैं। तो कोलोकेशन है, उसको बच्चे को नया वो वर्ड सीखेगा और उससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि बच्चा जो है उसके पास जो वर्ड्स होंगे, जो शब्द होंगे, उनकी मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, ये जानना है इसमें। अच्छा, व्हाट इज़ डियालेक्ट, ठीक है, इसको जो भी आप प्रोनाउंस करेंगे। स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रीजन आर अ सोशल ग्रुप, लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन इन राइटिंग, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर शॉप, लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल इन पावर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम के टाइम में कि इंग्लिश में और हिंदी में, पैडागोजी की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें होता है कि कभी कभी हमें सब या तो प्रश्न समझ में आते हैं, ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन समझ में आते हैं तो प्रश्न नहीं। अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो कि हमें प्रश्न न समझ में आए तो आप ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसमें क्या कहा जा रहा है वो बात करें, देखें। और आप टैग वर्ड्स जानते हैं कौन से नेगेटिव टैग वर्ड हैं और कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड को हमेशा प्रेफर करें जब तक क्वेश्चन नेगेटिव नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा नहीं जा रहा है, कहा जा रहा है स्पीच दिया जाए, उस स्पीच के बारे में विशेषता बताई जाए, वो भी सोशल ग्रुप में, रीजनल और सोशल ग्रुप में। तो सोशल जहाँ सामाजिकता की बात हो, सामाजिक समूह की बात हो, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूज्ड बाय पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर, यानी कि किसी एक बच्चे को, वो भी सिर्फ राइटिंग में। ठीक है, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर जॉब, तो ये भी पार्टिकुलर के बाद मतलब कुछ एक ही निश्चित बात कही जा रही है। लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल इन पावर, ये कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल इसके चौथे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रीजन आर अ सोशल ग्रुप। आगे देखते हैं, अ टीचर कंडक्ट्स ग्रुप वर्क, वो क्या करते हैं, समूह कार्य देते हैं, पेयर वर्क एंड रोल प्ले। ठीक है, और यहाँ पे पेयर वर्क होगा, यानी कि एक से अधिक लोगों का पेयर बना के वर्क करने के लिए दिया जा रहा है, और रोल प्ले यानी कि अभिनय करवाया जा रहा है इन द क्लासरूम में। एंड ऑब्जर्व लर्नर फॉर असेसमेंट, और असेसमेंट लर्नर को असेसमेंट अवलोकन करवाया जा रहा है। व्हाट आर दीज असेसमेंट एक्टिविटीज़ नोन एज, इन्हें इन एक्टिविटीज़ को क्या कहेंगे, स्पीकिंग असेसमेंट, क्लासरूम असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट। पाँचवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। पाँचवें का जो तीसरा आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अ टीचर राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन द लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन इंग्लिश एंड इन अनदर लैंग्वेज नोन टू लर्नर्स, व्हाट डज द टीचर ट्राई टू डू हियर। कह रहे हैं कि अ टीचर राइट द नेम ऑफ द सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं क्लासरूम में और उस ऑब्जेक्ट को लैंग्वेज के माध्यम से जो इंग्लिश के लर्नर हैं, जो लैंग्वेज के लर्नर हैं, यानी जो लैंग्वेज बच्चे सीख रहे हैं उनको इंग्लिश में और अदर लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, यानी कि एक से अधिक लैंग्वेज में बच्चे को बता रहे हैं। तो इस क्लास में टीचर क्या करना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट टू लर्नर्स, क्रिएटिंग लैंग्वेज अवेयरनेस एमंग लर्नर्स, डेवलप्ड एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर स्क्रिप्ट अवेयरनेस एमंग लर्नर्स, क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। जब एक से अधिक
की बात हो रही है तो उसमें रिच इन्वायरमेंट इन्वॉल्व किया जा रहा है लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज ट्रांसलैंग्वेजिंग? ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? टीचिंग मैनी लैंग्वेजेज इन क्लासरूम, इन लैंग्वेज क्लासरूम, मतलब एक से अधिक लैंग्वेज पढ़ाई जाए तो उसे ट्रांसलैंग्वेजिंग कहा जाएगा। मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट, यानी कि एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं उसके सहारे दूसरा लैंग्वेज सीख रहे हैं। यूजिंग मेनी लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग एंड इन टीचिंग लर्निंग इन क्लासरूम, मतलब एक से अधिक जो है लैंग्वेज को यूज करना स्पीकिंग में और क्लासरूम में अधिगम करते समय। टीचिंग अ कंटेंट एज वेल एज लैंग्वेज इन वन लैंग्वेज, कह रहा है कि एक से अधिक लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, कंटेंट को दे रहे हैं। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो ट्रांस लैंग्वेज का मतलब है कि एक से अधिक, यानी कि यूजिंग मेनी लैंग्वेज विथ स्पीकिंग एंड टीचिंग, यानी कि टीचिंग क्लासरूम में अधिगम में जो क्लासरूम है उसमें जो स्पीकिंग हो रही है उस स्पीकिंग के माध्यम से कई भाषा को बोला जाए, इन्वॉल्व किया जाए तो वो ट्रांस लैंग्वेजिंग हो जाएगी। आगे देखते हैं ऑथेंटिसिटी। ठीक है, ऑथेंटिसिटी ऑफ अ टेक्स्ट रिफर्स टू, क्या रिफर्स करता है? टेक्स्ट डेवलप्ड बाय टेक्स्ट बुक ऑथर्स कीपिंग इन व्यू ऑफ द लेवल ऑफ लर्नर्स, यानी कि जब भी कोई भी लेखक लिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक बना रहे हैं तो वो लर्नर के माध्यम से बच्चा जो जो सीखने वाले हैं उनको देख कर बनाएंगे कि उन किस क्लास के बच्चों को, ऐसा थोड़ी क्लास 3 का बच्चा और उसको क्लास 5 की बुक अवेलेबल करवाई जाए, तो ऐसा नहीं है। ऑरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट एंड नेचुरल लैंग्वेज यूज्ड, कहा जा रहा है कि जब भी टेक्स्ट रिफ़र किया जाए, टेक्स्ट बुक बनाई जाए, ठीक है, तो उसमें क्या ओरिजिन टेक्स्ट यूज़ किए जाए और जो कॉन्टेक्स्ट है वो नेचुरल लैंग्वेज का उसमें यूज़ किया जाए, कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया जाए ताकि सभी बच्चे, सभी अधिगमकर्ता उसको अच्छे से सीख पाएँ। ये बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन रहा। टेक्स्ट बाय अथॉरिटी इन द लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से लैंग्वेज की यानी कि भाषा अधिगम कराना है बच्चे को, तो भाषा अधिगम के आधार पर भाषा अधिगम की बुक नहीं बननी चाहिए, बच्चे के आधार पर जो है बनना है, तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं रहा। ट्रांसलेशन बाय टेक्स्ट बुक राइटर्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, मतलब उसमें क्या है, जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं बहुत सी ऐसी बुक है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। अब 9th और 10th की जो इंग्लिश की बुक्स आ गई उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है, तो अब वैसी बुक होनी चाहिए। तो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो है वो 8वें का दूसरा ऑप्शन रह गया है। अब देखते हैं 9वां, विच अप्रोच टू राइटिंग इनेबल लर्नर्स टू अंडरगो स्टेज टू डू गुड राइट अप, कह रहा है कि कौन सा ऐसा उपागम है जो राइटिंग में अधिगमकर्ता को, यानी कि जो सीखने वाले हैं उन्हें एक अच्छे राइटिंग स्किल में पहुंचा सकता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, इंस्टीट्यूशनल राइटिंग। 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग है कि प्रोसेस क्या है, किस किस प्रकार से हमें किस किस विधि से गुजरना है, वो राइटिंग हो जाएगा। ग्रामर लैंग्वेज इज, ग्रामर लैंग्वेज क्या है, व्याकरण भाषा क्या है? लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, लर्निंग द रूल्स फर्स्ट एंड बी एबल टू यूज लेटर, यानी कि कहा जा रहा है कि पहले नियम पढ़िए उसके बाद उसका यूज़ करिए। लर्निंग फ्रॉम मीनिंग टू यूज़ द फ्रॉम इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट जो भी आपको मिल रहा है उसकी मीनिंग को समझें और फिर उसका यूज़ करें। फाइंडिंग एरर, यानी कि गलतियाँ ढूंढें इन अ रिटेन एंड स्पोकन लैंग्वेज इन एनी लैंग्वेज, यानी कि स्पोकन लैंग्वेज में और किसी भी लैंग्वेज में गलतियाँ ढूंढे फिर उसको क्या करें, रिटेन करें। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लर्निंग फ्रॉम मीनिंग टू यूज़ द फ्रॉम इन कॉन्टेक्स्ट। ग्रामर लर्निंग का मतलब है कि आप हर एक प्रत्येक वर्ड का जो है मीनिंग समझें और फिर उसका यूज करें। आगे देखते हैं एरर्स, जो गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं। आर इंडिकेशन ऑफ लर्निंग, जो है वो अधिगम का चिन्ह है, यानी अधिगम को दर्शाती हैं, तो ये बात सही है। त्रुटियां जो हैं आपके सीखने का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हैं, जो कि सभी मनोवैज्ञानिक इसको मानते हैं। हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग, आर टू बी करेक्टेड देन एंड देयर, हमेशा क्या है उसको सुधारा जाना चाहिए। शुड बी अवॉइडेड बाय नोटिसिंग देम, उन्हें अवॉइड करना है, तो अवॉइड किसी चीज़ को नहीं करना, सबसे निगेटिव ये ऑप्शन रहा। लेकिन आर इंडिकेट्स ऑफ लर्निंग, ये क्या है, लर्निंग को दर्शाती हैं, अधिगम को दर्शाती हैं। जो आपकी त्रुटियां हैं वो आपको ये दर्शाती हैं कि आप अधिगम कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। अगर आप सीखेंगे ही नहीं तो गलतियाँ होंगी कैसे, वही बात हो रही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ड्स विच वी रिकोगनाइज व्हेन हियर एंड रीड आर नोन एज, जब वो शब्द
जो सुनकर और पढ़कर उन्हें पहचान लिए जाए उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव वोकेबुलरी, वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, इंटरनल वोकेबुलरी, रिसेप्टिव वोकेबुलरी। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप उसको रिसिप्ट करें, यानी कि सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो क्या है, रिसिप्टिव है ये। ठीक है, आप रिसीव कर रहे हैं फिर उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रीडिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉट, क्वेश्चन नेगेटिव है, ऑप्शन नेगेटिव सही होगा, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी कि जो अध्यापन के लिए, शिक्षकों के लिए अधिकतर, बच्चों के बेस्ट पे नहीं, एज ए टीचर के बेस्ट पे आपको यहाँ पे सोचना है। कनेक्ट द आइडिया ऑफ द टेक्स्ट विथ वंस प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जो उसका पूर्व ज्ञान है उससे जोड़कर चीज़ों को बताया जाए, आइडिया को बताया जाए। मेक मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड लैंग्वेज चंक, जो है वर्ड्स हैं उनके फ्रेज और लैंग्वेज के चंक्स को बनाया जाए। लर्नर्स इन फॉर मीनिंग वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट, यानी कि लिखते समय उसके अर्थ को समझना। डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट, द वर्ड एंड फ्रेजेस, फ्रेज और वर्ड्स को डिकोड करना है। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हेन लर्नर्स कम टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब बच्चे जो है जो अधिगम करता है वो स्कूल में पहली बार आए, दे कम विथ द मदर टंग, वे अपने मातृभाषा के साथ आते हैं। हाउ डज योर टीचर इन हर इंग्लिश और अदर लैंग्वेज क्लास यूज़ द मदर टंग ऑफ लर्नर्स, कह रहा है किस प्रकार से एज अ टीचर आप क्या करेंगे, इंग्लिश को या अदर लैंग्वेज को उसकी क्लास में उसको यूज़ कराएंगे। टीचर शुड बिगिन विद द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लास एंड लेट लर्नर यूज़ देयर लैंग्वेज, कहा जा रहा है पहले ऑप्शन में कि जो है टीचर को कॉमन लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। ठीक है, जो सभी बच्चों को समझ में आए, कॉमन लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में देख लीजिए तो आपको हिंदी अधिकतर राज्यों में बोली जाती है और हर राज्य के, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। तो अगर कई राज्यों के बच्चे आ रहे हैं और हिंदी कॉमन जो है, कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी हिंदी, हिंदी से हम पढ़ाएंगे तो जो बच्चे हिंदी बोलते हैं वो भी, जो बच्चे कोई दूसरी भाषा यानी कि तमिल बोलते हैं और उड़िया बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं, तो वो उसको रिलेट कर पाएंगे। तो कॉमन लैंग्वेज आप बोलेंगे और बच्चों को उनकी भाषा बोलने देंगे क्लास में। टीचर शुड यूज वनली इंग्लिश, तो वनली जहाँ पे भी आए तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये सही नहीं होगा। टीचर शुड फ्रीली अलाउड चिल्ड्रेन टू यूज एनी लैंग्वेज, यानी कहा जा रहा है कि टीचर को कोई भी क्लास में जो है यूज करने देना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज बच्चों को। दे इज़ टू यूज़ एंड सी में स्पीक इन द कॉमन लैंग्वेज, कह रहा है कि बच्चों को कोई भी लैंग्वेज बोलने देनी चाहिए जो भी उन्हें पसंद हो, और टीचर को कॉमन लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। तो कॉमन लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव है, जो सबसे बढ़िया होगा वो ऑप्शन सही होगा। टीचर टू स्पीक द लैंग्वेज विश टू अटेम्प्ट टू टीच हर लर्नर्स, लर्नर्स विल अल्टीमेटली लर्न फॉर टारगेट, कह रहा है कि बच्चे टीचर को वो भाषा बोलनी चाहिए जो वो बोलती हैं और बच्चे आराम से उसको, आसानी से उसको टारगेट कर लेंगे। ठीक है, वो टारगेट लैंग्वेज तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन तीसरे का रहा, आप इसको समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या 2020 रिकमेंडेंस द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज, क्लासिकल लैंग्वेज जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखिए इंग्लिश में पूछा गया, हर पैडागोजी में पूछा जाता है, तो इसके हिसाब से आपको तो पढ़ना ही है, समझ लीजिए। ये तो आसान ही प्रश्न है, अगर आपने नोट बनाई होंगे तो, या आपने हल किए होंगे पहले प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर तो। एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग द मिड एंड सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल, कहा जा रहा है कि बहुत से उदाहरण देने चाहिए, और चाहे वो मिड स्टेज में हो या सेकेंडरी स्टेज स्कूलिंग में हो। वन ऑफ द ऑप्शन अंडर द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, थ्री लैंग्वेज फार्मूला आप जानते हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है, ट्राइंगल में इसको डिफाइन किया गया है, आपको पता होगा। एज एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग द फाउंडेशन स्टेज ऑफ स्कूलिंग, एज एडिशनल ऑप्शन एंड एज एन इलेक्टिव लैंग्वेज ड्यूरिंग द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि बेहतर ऑप्शन है। लैंग्वेज इज, भाषा क्या है, अ लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट, अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, तो आपको पता है भाषा क्या है, या आप अच्छे समझ रहे हैं कि ये
व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। अपनी भाषा ये हिंदी में भी यही चीज़ आता है, बस इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर। सबसे बढ़िया है ऑप्शन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। जीवा रीड्स अ टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। क्या है कि जो जीवा है, नाम है एक बच्ची का, वो टेक्स्ट को पढ़ रही है, ठीक है, और एक किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, किसी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रही है, सूचना को ढूंढ रही है। व्हाट इज़ दिस रीडिंग नोन एज, इस प्रकार की रीडिंग को क्या कहते हैं। यानी कि आप जो मेन, जैसे आप नोट बना रहे हैं, तो क्या सारे नोट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे? नहीं, जो उसमें इम्पॉर्टेंट होगा उसको आप हाईलाइट करेंगे, या नहीं हाईलाइट करेंगे तो उस प्रश्न को, उस शब्द को या उस वाक्य को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, जिसको आप एग्जाम में जानते हैं कि ये आना है और आता है अधिकतर, ठीक है। तो वो क्या है? स्कैनिंग है, स्कीमिंग है, रैपिड रीडिंग है, या इंटेंसिव रीडिंग है। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो क्या है? स्कैनिंग है। वो सरसरी निगाह से पढ़ रही हैं, ठीक है। या अब जो उसको मिलेगा बच्चे को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जिसे वो ढूंढ रही है, वो अगर मिल जाएगा तो वो जो है स्कैनिंग करना बंद कर देगी। आगे देखते हैं, मूविंग फ्राम मीनिंग टू फ्रॉम इन ग्रामर लर्निंग। इस ग्रामर लर्निंग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और मतलब ग्रामर लैंग्वेज में जो अर्थ को समझना क्यों ज़रूरी है, इस प्रकार की ये प्रश्न है, जो कि आधे दिए होते हैं, पूरे टोटल जो है पूरा वाक्य पूरा नहीं किया जाता इसमें। लर्नर्स यूज़ द ग्रामेटिकल आइटम विथ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल्स लीटर। कह रहा है कि जो ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसको, जो नियम हैं उनको पहले पढ़िए, उसके बाद उनके रूल को किस प्रकार से यूज करना है वो बाद में डिस्कवर करिए। लर्नर आर मेड टू लर्न द रूल्स फर्स्ट एंड अप्लाई देम लेटर। पहले रूल्स को पढ़िए, उसके बाद उसको अप्लाई करिए। टीचर टीच द रूल्स फर्स्ट एंड लर्नर्स यूज द रूल्स थ्रू ड्रिल। कह रहा है कि टीचर पहले रूल्स, नियम बता देते हैं और बच्चे जो है उसको ड्रिल के माध्यम से हल करते हैं। लर्नर अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ द ग्रामेटिकल आइटम फर्स्ट एंड यूज देम लेटर इन आइसोलेशन, ठीक है। लेटर है, लेटर वाला, ये लेटर जो है यहाँ पे लेटर यूज होगा। लर्नर को क्या अधिगमकर्ता जो है वो रूल को पहले समझ लेते हैं, ग्रामेटिकल टर्म को समझ लेते हैं, और उसके बाद उनका क्या करते हैं? यूज करते हैं। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लर्नर यूज द ग्रामेटिकल आइटम। पहले ग्रामेटिकल आइटम उनका यूज करते हैं, फिर उसको समझते हैं, समझने के साथ उसको यूज करते हैं, एंड उसके बाद उसके रूल का यूज करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्लेस एज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर लर्नर्स एबिलिटी टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, उसको बढ़ाने के लिए जो असेसमेंट कौन सा सबसे बढ़िया होगा। राइटिंग अ स्पीच इन अ गिवन सिचुएशन, यानी कि स्पीकिंग है तो आपको राइटिंग करना है। क्वेश्चन स्पीकिंग से है और कह रहा है ऑप्शन में कि आपको क्या करना है? चीज़ों को लिखना है। लिखेंगे क्यों जब स्पीकिंग करना है तो। डिस्क्राइब इन अ सीन फ्रॉम प्ले, यानी कि अनुभव के द्वारा करिए, ठीक है। एक अच्छा रोल ये भी है, सीन और प्ले, फ्रॉम प्ले। लिसनिंग टू एंड ऑडियो टेक्स्ट को सुनिए एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट, और बाद में इसको बताइए। प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ रोल प्ले, क्या करना है? रोल प्ले सबसे बढ़िया होता है, यही सही आंसर हो जाएगा चौथा। कि क्या करना है आपको? स्पीकिंग स्किल, अगर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है तो आप अभिनय करिए, ठीक है। नाटक जिसे कहते हैं, कि नाटक जैसे आप स्कूलों में रहते होंगे तो नाटक करते रहे होंगे, तो नाटक हम करते हैं उससे हमारी जो बोलने की क्षमता होती है, बोलने का ज़्यादा मौखिक क्रिया होती है, तो वो उसमें बेहतर हो जाएगा बच्चा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये इससे जो संबंधित प्रश्न होते हैं हिंदी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए सीखना, ठीक है, वो बात। असेसमेंट डिज़ाइन बाय ऑर्गेनाइजेशन एट द रीजनल लेवल टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द टर्म। लास्ट में हम बच्चों ने कितना सीखा है उसको जांचने के लिए हम इसको डिज़ाइन किया गया है। असेसमेंट डिज़ाइन टू नो स्टूडेंट प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर। लास्ट में बच्चे ने कितना सीखा है, एक साल के लास्ट में बच्चे ने कितना सीखा है वो जानने के लिए ये असेसमेंट फॉर लर्निंग यूज़ किया जाता है। असेसमेंट डिज़ाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो वो पढ़ रहे होते हैं उसी में उनको ध्यान से देखा जाता है और उनमें जो कमियां उसको सुधार किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। असेसमेंट एक्टिविटीज़ लाइक नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये कोई मतलब नहीं रहा।
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यहाँ पे क्या मॉनिटर तो किया जा रहा है बल्कि उसमें इम्प्रूव भी किया जा रहा है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेस यानी कि प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 की बात हो रही है। हैज़ कार्टून बुक स्मॉल बुक और 10 पेजेस ऑफ 10 पेजेस, कह रहा है कि 10 पेज के जो बुक्स होती हैं उनमें कार्टून बने होते हैं और वो स्मॉल बुक्स होती हैं, कलरफुल बुक्स होती हैं विथ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन, ठीक है, बहुत कलरफुल की तरह होती हैं। एंड अ न्यूज़पेपर फॉर लेटर्स टू रीड एज एंड व्हेन गेट टाइम, व्हाट डज द क्लासरूम अटेम्प्ट टू डू हियर? क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, ये बुक्स इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि जो उनके प्रिंटिंग का एरिया है वो एक अच्छे लेवल तक हो, ठीक से, ताकि अब जब ये बुक्स होंगी स्मॉल होंगी, उसमें कार्टून बने होंगे, कलरफुल होंगे, तो बच्चे उसको अच्छे से जो है पढ़ पाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव ऑप्शन रहा। डेवलपिंग रीडिंग हैबिट ऑफ लर्नर्स, रीडिंग से कोई मतलब, बच्चे इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ते हैं। क्रिएटिंग रीडिंग ग्रुप एमंग लर्नर्स, ग्रुप ये जरूरी नहीं ग्रुप बनाया जाए। क्रिएटिंग एन एकेडमिक बात यहाँ नहीं हो रही, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ एंगेजमेंट विथ लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज की भी एक एंगेजमेंट हो रही है, एंगेजमेंट विथ लैंग्वेज, ठीक है। लर्नर्स लर्न द रूल ऑफ लैंग्वेज, जो अधिगम करता है वो लैंग्वेज के नियम को समझते हैं। टीचर्स वर्क विथ लर्नर्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, जो है बच्चों के साथ टीचर भी वर्क करते हैं, काम करते हैं लैंग्वेज को सीखने सिखाने के लिए। लर्नर्स डिकोड द वर्ड, जो अधिगम करता है वो वर्ड को डिकोड करेंगे। एंड सेंटेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, आप समझेंगे नहीं तब आप चीज़ों को करेंगे, तो क्या वो एंगेजमेंट विथ लैंग्वेज होगा? बिल्कुल नहीं। आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लर्नर्स वर्क इन ग्रुप, ठीक है, एंड वर्क विथ लैंग्वेज फॉर पर्पज, एक उद्देश्य होता है लैंग्वेज को सीखने का, सबसे बढ़िया ऑप्शन रहा चौथा वाला। आगे देखते हैं, अ टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स इन क्लास फर्स्ट हाउ टू राइट द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, बता रही हैं कि अल्फ़ाबेट कैसे सीखा जाता है, लिखा जाता है। सी डिस्क्राइब टू स्टार्ट एंड हाउ टू मूव फॉर राइटिंग द लेटर आफ्टर अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद वो बता रही हैं कि किस प्रकार से कहाँ से शुरू करना है इन 3 लाइनों में और कहाँ से चीज़ों को लिखना है, कुछ 3 लाइन में लिखना है, कुछ 2 लाइन में लिखना होता है, 4 लाइन में, ठीक है, लिखा जाता है। व्हाट डज शी ट्राई टू मेक हर लर्नर्स अंडरस्टैंड, वो क्या चाहती है कि बच्चे समझ पाएँ? राइटिंग स्किल, राइटिंग रूब्रिक्स, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो इसके सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, क्या राइटिंग के इम्प्रूवमेंट हैं उनको किस प्रकार से ध्यानपूर्वक समझना है, ये चाहती हैं कि बच्चे उसको समझें। व्हाट इज़ प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, तो ये आसान प्रश्न है। वर्ड विच वी रिकॉग्नाइज एज वी हियर एंड रीड, जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तब वर्ड को पहचानते हैं तो वो प्रोडक्टिव है। तो आपने हियर और रीड जब करेंगे तो आपने देखा था वो रिसिप्टिव होता है, अभी भी क्वेश्चन जो आया था। वर्ड विच वी मे रिकॉल व्हेन वन स्पीक, जब कोई कह रहा है तो भी वो रिसीव ही आप करेंगे। वर्ड दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, जब आप लिख रहे हैं और बोल रहे हैं तब वो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी होगी। विच वर्ड विच वी फेल टू रिकॉग्नाइज वाइल लिसनिंग एंड राइटिंग, वो वर्ड जो हम सुनते हैं और लिखते समय उसको पहचान नहीं पाते हैं। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो राइटिंग यानी कि जब आप राइट करेंगे चीज़ें तो आप उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब किसी के द्वारा सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो क्या है, रिसीव कर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 24 का, तीसरा ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा, कह रहा है लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम के बारे में क्या सही नहीं है। मदर टंग सपोर्ट बेटर कॉग्निटिव ग्रोथ, जो है संज्ञानात्मक ग्रोथ को सपोर्ट करती है मदर टंग इंटरफेयर इन द लर्निंग अदर लैंग्वेज को सीखते समय मदर टंग इंटरफेयर करती है, मध्यम वर्ग होती है, ठीक है। तो हाँ ये बात तो सही है कि पॉजिटिव ही है कि हम मदर टंग के द्वारा कई भाषाओं को सीखते हैं, तो ये बात सही है। मदर टंग फैसिलिटेट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट नहीं करती। लर्निंग इन मदर टंग प्रमोट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ बिहेवियरिज्म और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी चीज़ों को हम सीखते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन दूसरा रहा। विच अप्रोच, कौन सा उपागम है जो
टू राइटिंग कुड बी स्टेट एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग, यानी कि लिख कर लिखते हुए सीखना, करके सीखना। इसे क्या कहेंगे? प्रोसेस अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, इमिटेटिंग समवन्स राइटिंग, राइटिंग इन पॉइंटर्स। यानी कि इमिटेट मतलब किसी का देख के अनुकरण करना, अनुकरण करके सीख रहे हो। तो 26 का जो सही आंसर है वो प्रोसेस अप्रोच है, करके सीखा जा रहा है तो प्रोसेस अप्रोच है। आगे देखते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 3rd while teaching her learners adjective ask her learners to list out the word which describe the person or thing in the given sentence through discussion with peers। कह रहा है कि क्लास 3rd की टीचर हैं, वो क्या है, बच्चों को एडजेक्टिव का काम देती हैं, सिखा रही हैं, और उन्हें क्या है, कुछ वर्ड देती हैं और कहती हैं कि इनका एडजेक्टिव का लिस्ट बनाओ और जो पर्सन और वस्तुओं के बारे में डिस्क्राइब करे, वर्णन करे। व्हाट इज़ द वे टू टीचिंग वोकेबुलरी नोन एज। इस प्रकार की वोकेबुलरी को बताना ये कौन सी विधि है? वर्ड कनेक्शंस, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स टू कंटेक्स्ट, वोकेबुलरी इन कंटेक्स्ट। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि और अदर वर्ड सीखने के लिए कह रही है। इससे बच्चा एडजेक्टिव भी जान लेगा और उसकी वोकेबुलरी भी बढ़िया हो जाएगी। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो आप ये बहुत ही आसान है। 5 3 3 4 2, जैसे जो इसके ईयर्स हैं वो बढ़ा दिए घटा दिए गए हैं, तो 28 का सबसे सही आंसर पहला हो जाएगा। इसमें कोई थिंकिंग करने की बात नहीं है। आगे देखते हैं। चिल्ड्रेन स्क्रिप्ट ऑफ वॉल्स, फ्लोर एंड पेपर्स ड्यूरिंग द ईयरली ईयर्स दिस। ये क्या है? बच्चे क्या है, वाल के द्वारा, फ्लोर के द्वारा, पेपर्स के द्वारा सालों साल सीखते हैं, यानी कि उनकी दीवार पे क से लेके ज्ञ तक और भी 5 वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम चिपका के पढ़ाया जाता है। फ्लोर पे बच्चों को खेल खेल की विधि से सिखाया जाता है, पेपर्स पे प्रिंट करके दिखाया जाता है। तो वो क्या है? दिस इज़ पार्ट ऑफ एमर्ज्ड लिटरेसी, हैज़ नो वैल्यू ऑफ फॉर लर्निंग। ऐसी कोई बात नहीं कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है। इज़ मैथमेटिक्स लर्निंग, ये सिर्फ गणित के लिए यूज़ करता है। इज़ लर्निंग, इज़ लैंग्वेज लर्निंग, ये क्या है? लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखने के लिए है। 29 का सही क्या होगा कि ये पार्ट ऑफ लिटरेसी है, हम चीज़ों को किस प्रकार से सिखा रहे हैं उसका एक पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव आंसर सही हो जाएगा। एंड एक्विजिशन, अर्जन की बात हो रही है, अधिगम और अर्जन दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान से देखना है और बहुत ही आसान प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेज इन गिवन अपॉर्चुनिटी एंड इन्वायरमेंट। कह रहा है कि सभी बच्चे जो है बहुत सी भाषाएं सीख सकते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी में और इन्वायरमेंट में। फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। कह रहा है जो मदर टंग है, यही देखिए उसके पहले ये ऑप्शन आया था, यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, वहाँ पे मदर टंग दिया था। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो सहायता करती है दूसरी भाषा सीखने में, ये बात सही है। लैंग्वेज लर्निंग शुड बिगिन फ्रॉम मीनिंग एंड मूव टू अंडरस्टैंडिंग, पहले मीनिंग को समझना चाहिए उसके बाद उसको समझना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, कह रहा है फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट करती है सेकेंड लैंग्वेज को, तो फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।